हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का नेक्स्ट और मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक होगा सर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और हम लोग पूरा कंप्लीटली आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फोकस करेंगे। उसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटेशन और उसके बाद छोटा सा पार्ट आ जाएगा आपका डेंसिटी के बारे में। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर से अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या कि नॉर्मली सिंपल सोचो कि अगर कोई लिक्विड है, मान लो कि बकेट में, मान लो सपोज ये पूरा का पूरा क्या है, बकेट है, और इस बकेट में क्या कर दिया, पूरा का पूरा आपका लिक्विड फिल है। जरा सोचो, ठीक है। और इस बकेट के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, ठीक है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एम मास का ऑब्जेक्ट। अब जब आप इसको इमर्ज करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वेट लगता है वो, देखिए ऑब्जेक्ट के कारण वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लिक्विड के कारण यानी फ्लूइड के कारण जो फोर्स अपवर्ड यानी इसको कहते हैं बायोट फोर्स, वो क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि एक सेंटेंस यानी स्टेटमेंट के तौर पे कह सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इनटू द फ्लूइड, the fluid exerted a force in upward direction, that is of thrust, which is equal to the weight of the object. क्लियर है। चलिए जरा आप इस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा। स्टेटमेंट कहता है आर्किमिडीज, तो टॉपिक ही लिख देते हैं हम लोग आर्किमिडीज, ARCHIMEDEIS, ठीक है। नॉर्मली एपोस्ट्रोफी लगाइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये बन गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का स्टेटमेंट की बात कर ले थोड़ा। तो स्टेटमेंट क्या होगा नॉर्मली कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट is immersed fully or partially into the fluid, देखिए when an object is immersed fully or partially into a fluid, it experiences a force in upward direction, which is equal to the weight of an object acts डाउनवर्ड। नॉर्मली कहता है कि अगर किसी आप ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर आप क्या करते हो, इमर्स करते हो, तो इमर्स करने के बाद लिक्विड के द्वारा लगने वाला फोर्स यानी अपथ्रस्ट वह किसके करीब हो जाएगा, उस वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर डायग्राम से समझें, इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर में कंप्लीटली फ्लूइड दे दिया आपने, इसका मास m है और ये फ्लूइड है, इस तरह से फिल किया हुआ, इमर्स फुल्ली और पार्शियली का मतलब होता है या तो कंप्लीट रूप से या फिर पूरा अनकम्प्लीटली, मतलब ठीक है। तो ये लिक्विड के द्वारा बनेगा FB और ये बनेगा W। तो ये कहा जाता है आपके सामने कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, ठीक है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये क्या कहता है आपका कि बायोट फोर्स इज इक्वल टू वेट।
तो buoyant फोर्स क्या आपका एफ बी, वेट हो गया डब्ल्यू, और एफ बी इज इक्वल टू बनेगा एम इंटू जी। ये आपका स्टेटमेंट था आर्किमिडीज का, ठीक है। तो नॉर्मली आर्किमिडीज क्या बोला कि जो फ्लूइड के द्वारा थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, buoyant फोर्स लग रहा है, वो वेट ऑफ लिक्विड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो है एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब जरा देखिए क्या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आपने देखा ऑलमोस्ट लैक्टोमीटर की बात करते हैं, लैक्टोमीटर की बात कर लिए, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स फर्स्ट लिख देते हैं हम लोग, डिजाइनिंग ऑफ शिप्स, ठीक है, एंड सबमरीन, मतलब सोनार की बात कर रहा है, सबमरीन की बात कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा जो बनेगा ये बनेगा आपका वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर, वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर। अब ये लैक्टोमीटर क्या काम करता है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो मिल्क के प्योरिटी को मेजरमेंट करता है। किसको? मिल्क के प्योरिटी को मेजरमेंट करता है लैक्टोमीटर। फोकस करना, ठीक है। अब यहाँ पे डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन के क्यों? क्योंकि सबमरीन का इसलिए कि जब आप सबमरीन की बात करें या शिप्स की बात करें तो वो मूव करता है ऑलमोस्ट कहाँ पर, वाटर पे, वाटर के इनसाइड भी, वाटर के आउटसाइड भी, यानी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर पे भी। तो हम उसके डेंसिटी की बात करेंगे, कितना वेट एग्जर्ट हो रहा होगा, कितना वाटर के द्वारा फ्लूइड वेट फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा होता है कि वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ क्या, मिल्क। और थर्ड जो बनेगा ये बनेगा हाइड्रोमीटर, HYDROMETR, हाइड्रोमीटर। अब देखिए दोस्त यहाँ पर हाइड्रोमीटर की बात किया। हाइड्रोमीटर क्या करता है, नॉर्मली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये किस लिए होता है, यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की डेंसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी लिक्विड की डेंसिटी के मेजरमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, किसका, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट आपका कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, इसको लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट यूज करते हैं। किसके लिए, यानी ये रिलेटिव डेंसिटी किसका, यानी हम कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड का। देखिए जरा, देखिए बेटा आपको कंप्लीटली पेपर नहीं लिखना है, आपको 9th का जो पेपर होता है वो आपको देने नहीं है, या कोई कंपटीशन देना है आपको, तो ऑब्जेक्टिव बात है उसमें, तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। क्या है नॉर्मली हमने कहा जो एप्लीकेशंस है, मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। एप्लीकेशंस जो होंगे वो होगा डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन के लिए, दूसरा है वर्किंग ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो क्या करता है आपका मिल्क के प्योरिटी को मेजरमेंट करता है। और जो नेक्स्ट है वो है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर द determining the density of the fluid or liquid, and the last one is to determine the relative density. Relative density in the sense solid और liquid की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा फ्लोटेशन की, कि फ्लोटेशन का क्या मतलब रोल है उसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है फ्लोटेशन।
फोकस कीजिए। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको आपको दिखाएंगे कौन फ्लोट करेगा और कौन नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है FLOATATION, फ्लोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं। देखिए फ्लोटेशन में क्या होता है, दो बातें होता है। एक तो होता है, बात करते हैं हम बायोंट फोर्स की, और एक बात करेंगे लिक्विड जो ऑब्जेक्ट आपने इमर्ज करा है उसके वेट की बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वेट और बायोंट फोर्स का रिलेशन पता चल जाए तो आपको सिंक और नॉर्मली आपका फ्लोट का पता चल जाएगा कि कौन फ्लोट होगा और कौन सिंक होएगा। क्लियर है? चलिए जरा देखिए, तो हम अगर बात करें कि नॉर्मली इस तरह का, और यहाँ पर आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसका वेट W है, और यहाँ पर लग रहा है आपका बायोंट फोर्स FB। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ इसका कि ये बायोंट फोर्स है और W जो है ये वेट है, और वेट किसके करीब होगा, ये mg के करीब होगा। इसका मास फिलहाल हम m ले लें। तो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि किसी का भी फ्लोटेशन की बात करें ना तो उसके बायोंट फोर्स और वेट पे डिपेंड करेगा। हालांकि और भी हमें डेंसिटी पे भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो फिलहाल अभी इसको देखिए, फिर हम लोग डेंसिटी पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो चाहे वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें if weight is greater than buoyant force, then इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से देखिए, if weight is greater than buoyant force, then net force acting on object, then net force acting on an object is कहां पर, डाउनवर्ड, और नेट फोर्स एक्टिंग कहां होगा, डाउनवर्ड। और हम कह सकते हैं इस तरह से कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इज सिंक इन द फ्लूइड, इन द फ्लूइड। ठीक है, देखिए जरा, अगर हम बात करें कि वेट अगर बायोंट फोर्स से ज्यादा हो, ऑन दैट कंडीशन नेट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और नाउ द ऑब्जेक्ट सिंक इन द फ्लूइड। इट इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड। अब हम इसमें सेकेंड की बात करने जा रहे हैं। इफ वेट इज less than buoyant force, the net force acting on an object कहां पर होगा, ऑब्जेक्ट पे कहां लगेगा, अपवर्ड। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड, then and hence the object is float, FLOAT, float in the fluid। नॉर्मली सब इसी पर है, एकदम से ध्यान से देखो, सब इसी पर डिपेंड करता है, इस ऑब्जेक्ट के मास पर भी डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें कि वेट ज्यादा है, फिर से सुनिए, वेट अगर ज्यादा हो, बायोंट फोर्स कम हो, तब ये नॉर्मली इस तरह से क्या होगा, ये देखिए कवर है, ये आपका क्या करेगा, लिक्विड में इस तरह से, सॉरी ये इस तरह से लिक्विड के अंदर डूब जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो कि वेट जो है ये कम हो जाए और बायोंट फोर्स ज्यादा हो, तब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाटर यानी लिक्विड यानी फ्लूइड के ऊपर तैरने लग जाएगा, फ्लोट करेगा। क्लियर है? अब दूसरी बात आता क्या है कि अगर मान लीजिए थर्ड थिंग्स, इफ वेट इज इक्वल टू बायोंट फोर्स, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो ना, एफ नेट ही जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड हेंस द ऑब्जेक्ट इज नीदर फ्लोट नॉर सिंक, नीदर फ्लोट नॉर सिंक इन द,
ना तो तैरेगा ना डूबेगा। क्लियर है? 3 सिचुएशंस बताए हैं, सुनिए। 3 सिचुएशन आपको बता दिए कि अगर वेट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बयोंड फोर्स, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। वेट बयोंड फोर्स से कम हो तो वो तैरेगा, सिंक मतलब फ्लोट करेगा। और अगर मान लो कि वेट इक्वल आ जाए, ऑन दैट सिचुएशन ऑलवेज नेट फोर्स एक्टिंग 0, और फोर्स ही 0 हो गया तो वो क्या करेगा, ना तो डूबेगा और ना ही पूरा तैरेगा, ना सिंक करेगा ना ही फ्लोट करेगा। इस पॉइंट्स को देखना जरा, नीदर फ्लोट नॉर सिंक। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम लोग कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझे कि डेंसिटी की बात करें, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी की तरफ। ठीक है, अब जरा देखिए डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ substances. The mass per unit volume of substances is called density. दोस्त डेंसिटी को दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं डेंसिटी इज डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं RHO, रो। ठीक है, वो बच्चे वाला रोने वाला आवाज है ना, तो रो ऐसे याद रखना, रो। और यानी बात कर ले थोड़ा डी का। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी जो बनेगा ये बन जाएगा आपका मास ऑफ सबस्टेंसेस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सबस्टेंसेस। अच्छा, तुम्हारे मन में विचार आएगा कि सर मास किसी और का वॉल्यूम, ना बे, बिल्कुल कतई नहीं, अन्याय हो जाएगा। आपको जिसका भी डेंसिटी निकालना है ना, उसके मास और उसी के वॉल्यूम की बात कर लेंगे। जैसे मान लो मेरा डेंसिटी अगर तुम्हें चाहिए तो मेरा मास और मेरा ही वॉल्यूम चाहिए। ठीक है ना, नॉर्मली। अब जरा देखो तो, अब तुम कहते हो ये तो फार्मूला बन गया, और फार्मूला अगर हम डेंसिटी को आपने कहा कि सर रो है, और मास ऑफ सब्सटेंसेस को आपने कहा m, और वॉल्यूम को v, तो यहाँ से जो बन रहा है रो इज इक्वल टू बना है m अपॉन में v। ठीक है दोस्त, अब हम कहते हैं कि इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, एकदम बचपना वाले बात है, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। क्लियर है कि नहीं है? जरा देखिए, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा दोस्त, ये बनेगा रो और ये बनेगा v, आपका ग्राफ बन जाएगा यूं, यानी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रो, या रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं थोड़ा, और हम बात करते हैं कि अब SI यूनिट की बात कर रहे हैं। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो देखो ना क्या है, रो इज इक्वल टू है आपका क्या, कि मास अपन में वॉल्यूम, तो मास तो किसमें, केजी में, वॉल्यूम किसमें, मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ऑल आर मेजर्ड इन मीटर, दैट्स व्हाई वी कैन टेक द वैल्यू मीटर क्यूब। तो यहां से होगा ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, और यहां से कह सकते हो आप केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा केजी का होगा ग्राम, और मीटर का होगा सेंटीमीटर क्यूब, और हो जाएगा यहाँ पर जरा देखिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपकी इच्छा है, हाँ बिल्कुल इच्छा है, आप जो यूज करें। और बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, अगर मान लीजिए किसी का वॉल्यूम निकालना हो, डेंसिटी दे रखा हो, उस सिचुएशन में बात करें तो रो इज जस्ट अभी आपके पास था, रो इज इक्वल वी, तो रो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, रो वी इज इक्वल टू बन गया आपके सामने कांस्टेंट, और रो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर बन गया है तो इस सिचुएशन में कह सकते हो रो 1 v1 इज इक्वल टू रो 2 v2 इज इक्वल टू रो 3 v3 इज इक्वल टू रो 4 v4 इज इक्वल टू कांस्टेंट,
बहुत सारे अगर दे दो तो ρ1/ρ2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपका बनेगा V2/V1, नॉट दैट सिचुएशन, ρ1 इज इक्वल टू बनेगा V2/V1 इनटू बनेगा ρ2, और अगर हम बात कर रहे हैं ρ2 जो बनेगा ये बन जाएगा आपके सामने V1/V2 इंटू ρ1। क्लियर है? अब आप देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। यहीं से दोनों लिए इक्वेशन, ρ1 आपको निकालना था तो ये निकालना था, ये मल्टीपल चला गया, अब ये निकालना है तो ये निकालने के लिए देखिए V2 यहाँ से आइए, हमें ρ2 चाहिए तो ρ1 V1 अपन में क्या, ρ1 V1 अपन में क्या, V2। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर लें थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन बनना ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है बेटा। तो क्वेश्चन बनना जहाँ से स्टार्ट होता है तो हम बात कर लें इसी पॉइंट्स का, यूनिट्स पर ही फोकस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करने जा रहा हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट इन द सेंस ये होता है आपका कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा। तो हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर होता है आपके सामने 1000 kg/m3, और इसी को बोलते हैं 10⁻³ kg/m3। बहुत बड़ी बात नहीं लिखे थे हम। और डेंसिटी ऑफ वाटर की बात कर लें तो देखिए जरा, ये जो पार्ट बना है ना, ये बना है आपका किस फॉर्म में, ये बना है SI के फॉर्म में। क्लियर है? ये SI के फॉर्म में है। हम बात करते हैं CGS के फॉर्म में। डेंसिटी ऑफ वाटर ये बनेगा 1 g/cm3। ये आपका जो बना है ये बना है CGS के फॉर्म में। मतलब नॉर्मली क्या होगा, समझना इस बात को, अगर आपको कोई भी यूनिट्स CGS में दे रखा हो तो 1 से कंपेयर करना है। अगर आपको कोई भी SI में दिया हो तो आप SI में आप नॉर्मली 1000 से कंपेयर करेंगे। फिर से सुनिए, आपको डेंसिटी या कोई और चीज़ें और कोई नॉन वैल्यूज़ आपको अगर मान लीजिए कि CGS में दिया है तो 1 से कंपेयर करेंगे। अगर आपका SI में दिया है तो आप 1000 से कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे? कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, उसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। जरा देखिए, नॉर्मली अगर हम बात कहें तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो बनेगा ये बनेगा 10⁻³ kg/m3, और ये बन जाएगा 1 g/cm3। इसको याद रखना थोड़ा। अब अभी जस्ट आपने कहा था कि कुछ देर पहले कि रो जो बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। अच्छा देखो, इससे परेशान मत होना कि रो क्या है। रो जो है ये आपका डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस है, परेशान नहीं होना है। अब हम बात करें बेटा, सुनिए इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए जरा, यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी आपका घटेगा, अगर वॉल्यूम को आप घटाते हैं तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर से सुनिए क्या कर रहा हूं मैं, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घट जाएगा, अगर वॉल्यूम को घटाते हैं तो डेंसिटी आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है गाइस? और अगर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप इस चीज को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। नाउ द नेक्स्ट, अब हम बात करें जरा कि कब मेरा डेंसिटी जो है ज्यादा होगा और पानी का कब हम तैरेंगे, कब हम डूब जाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। जरा फोकस करना। हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं मैं CP मंत्रा। ठीक है? अब जरा ये क्या कह रहा है, CP मंत्रा कहता है इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस, या ऑब्जेक्ट ले लेता हूं मैं OBJ। तो इसको OBJ का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बेटे? अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दिखाई दे देन
द ऑब्जेक्ट। देखिए जरा, अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर लिया आपने, फोकस कीजिए जरा, मैंने बात करा के डेंसिटी के कंपेयर करने की बात करा है। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट। ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या बन जाए, ज्यादा, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर कम और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा, on that situation object will sink। ठीक है। और आपके सामने आता है थर्ड थिंग, अगर डेंसिटी, अभी अभी जस्ट कह देना आप कि इस पॉइंट्स की बात यहां पर कर लेता हूं मैं। थर्ड थिंग्स अगर आता है, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, जरा देखिए, नीदर फ्लोट नॉर सिंक, नीदर फ्लोट नॉर सिंक, इसका मतलब हो गया नीदर फ्लोट नॉर सिंक। क्लियर है। फिर से सुनिए डेंसिटी। अब तुम्हारे मन में एक विचार आएगा, ये विचार ये आएगा, ठीक है, देखो सपने भी आएंगे, हमारे आते थे, हमारे बंद हो गए, अब तुम्हारा आना स्टार्ट होगा। अब कहता है लोग कि यार जब कोई इंसान, ह्यूमन बींग्स, अगर वो लाइव हो यानी जिंदा हो तो पानी के अंदर डूब जाता है, अगर वो मर जाए तो पानी के ऊपर तैरने लगता है। वजह क्या होता है, जब इंसान जिंदा होता है तो उसका वॉल्यूम सीमित होता है और वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। ठीक है। नॉर्मली देखिए, इसीलिए क्या होगा, इंसान जिंदा डूब जाता है और जब वो डेड हो जाता है, मरता है, मरने के बाद उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा डेंसिटी घट जाएगा, इसलिए वो उस पर तैरने लग जाता है। बड़े बड़े जहाज़ों की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है और लोग अक्सर पूछते हैं कि यार एक सुई का जो नोक है या निडल is always sink into the liquid or fluid, but boat always float on the river। नॉर्मली क्या तो नदी में तैर रहा है जी, मूव कर रहे हैं, हाँ, उस सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए बेटा क्या होता है, सेम यही बात समझना, वॉल्यूम ऑफ नीडल क्या होता है, कम होता है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए वह डूब जाता है। लेकिन जब हम नाव की बात करते हैं, याक की बात कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम उसका क्या होता है, ज्यादा होता है, और वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, इसीलिए वो पानी पर तैर रहा होता है। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, उसको आराम से बैठ के सोचना और उस पर थिंक करने की कोशिश करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है रिलेटिव डेंसिटी। फोकस करना, रिलेटिव डेंसिटी ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। so देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बोलो, 10 to the power 3। तो हम यहां से बात कर रहे हैं बेटा, यूनिट की बात करते हैं इसके पास। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सिमिलर, होमोलोगस और होमोलोगस दोनों कैंसल आउट, तो हम कहेंगे नो यूनिट। इसके पास यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट को दूसरा लैंग्वेज में कहते हैं यूनिटलेस। ठीक है ना, इसके पास यूनिट नहीं होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी के पास यूनिट नहीं होता है, डेंसिटी के पास यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। अब जरा सोचिए, आपको अगर हम बात कर रहे हैं कि या डेंसिटी ऑफ सबस्टेंसेस या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम,
रो ऑब्जेक्ट या रो सबस्टांसेस, आप पे डिपेंड करता है क्या कंसीडर करते हो। ये तो नोन वैल्यू है। और रिलेटिव डेंसिटी को आप कहते हो कि सर इसको ऐसे कर लीजिए, इसको REL, ठीक है। तो यहां से क्या बात बन जाएगा, REL इज इक्वल टू बन जाएगा, जरा देखिए ये रिलेटिव डेंसिटी जो बनेगा ये बन जाएगा, यानी किसका, सबस्टांसेस का, और 10 के पावर 3 ये नॉन वैल्यू है। तो हम यहां से कह सकते हैं रो सबस्टांसेस इज इक्वल टू कितना, यानी रो किसका, रिलेटिव दिया रहेगा इनटू 10 के पावर 3, ये बन गया आपका बेटे किसमें, SI में। और अगर बात करें कि रो सबस्टांसेस इज इक्वल टू रो रिलेटिव इनटू बन गया 1, यानी ये बन गया आपको किसमें, CGS में। फोकस कीजिए, दोनों मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर हम डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, तो हमने नॉन वैल्यू 10 टू द पावर 3 रखा है अभी। यहाँ पर आप 1 भी ले सकते हैं, परेशान नहीं होना, ये मत कहना सर ये 10 के पावर 3 ही लिया है, नो वे। तो आपके सामने रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे की तरफ। आगे आपका क्या है, नॉर्मली न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स कंपेयर करना है, कौन सिंक करेगा और कौन प्लॉट करेगा, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं और यहीं पर चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे। अच्छा जरा फोकस करो, एक क्वेश्चन है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.89। तुम्हारे पास मन में ये ख्याल आएगा सर यहाँ पर तो यूनिट नहीं दिया, बेटा यूनिट की जरूरत नहीं है ना, क्यों, यूनिट ला सकते, रिलेटिव डेंसिटी है। तो ये 8.89, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ Cu इन, Cu का बोलो तो कॉपर, और किसमें चाहिए मुझे, SI। जस्ट अभी आपको SI और CGS में लिख के दिखाए थे। तो आपसे पूछा कि डेंसिटी ऑफ Cu, तो हम यहाँ से कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ Cu इज इक्वल टू कितना हमें निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ Cu, तो आपके सामने गिवन क्या क्या है, रिलेटिव डेंसिटी कितना है 8.89, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है दोस्त, SI के फॉर्म में kg पर मीटर क्यूब, ये किसमें है, SI में। तो डेंसिटी ऑफ Cu निकालना है, तो रिलेटिव डेंसिटी जो बनते हैं, जरा फोकस कीजिए, ये आपका होता है डेंसिटी ऑफ Cu अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है। तो डेंसिटी ऑफ Cu इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रिलेटिव इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम यहां से कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ रिलेटिव कितना 8.89 10 के पावर 3, इसको ऐसे करो, ले जाओ, जीरो कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 8890, ये बन गया आपको क्या बना ये नॉर्मली किसका, यानी केजी पर मीटर क्यूब। देखिए जरा फटाफट आपका आंसर बन गया 8890 केजी पर मीटर क्यूब। तुम्हारे मन में विचार आएगा सर यहाँ यूनिट, अरे भैया ये डेंसिटी है, रिलेटिव की बात नहीं कर रहा, अगर रिलेटिव की बात करें तो यूनिट लेस कर देंगे। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटा सा बात कर लें, एक और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, देख लें, ठीक है। नॉर्मली बात करें तो आपके सामने क्वेश्चंस की जिक्र कर ही ले। एक क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में आपका है कि नॉर्मली की एन एल्युमिनियम सिलेंडर ऑफ लेंथ दे दिया है आपके सामने 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, वेट 7.6 kg। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम सिलेंडर। एल्युमिनियम सिलेंडर का डेंसिटी फाइंड आउट करना है दोस्त। तो तुम्हारे मन में एक छोटी सी विचार आएगी, वो विचार क्या आएगा, हो सकता है सपने भी आएंगे। क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर देखिए क्या है, केजी है, और ये केजी जब भी बात करें ना, केजी हमेशा मास होता है, वेट को कंसिडर मत करना, डब्ल्यू मत लिख देना तुम, डब्ल्यू एम जी के करीब होता है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले बात कर लें इसका गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन में हम बात करें लेंथ, ये है आपको 25 सेंटीमीटर। बेटे दो तरीके से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, एक तो एसआई के फॉर्म में, एक सीजीएस के फॉर्म में। क्लियर है, एसआई और सीजीएस दोनों में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको एसआई के फॉर्म में लेते हैं, तो 25 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर बना लिया है, ठीक है। और रेडियस जो है ये ऑलमोस्ट आपके सामने क्या बन गया, रेडियस आपके सामने है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर।
बहुत बढ़िया। मास आपको दिया है, क्या दिया है बेटे, मास दिया है 7.6 kg। हमें डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी मास तो मिल गया, हमें वॉल्यूम चाहिए बेटा, तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल। होता है कि नहीं होता बे, होता है। तो यहां से आपका ये बन गया v, इसीलिए रो बनेगा m बाय v इक्वल टू m अपन में पाई आर स्क्वायर एल। रो की वैल्यू हो गया g 7.6 अपॉन में बनेगा पाई 22 या 3.14 ले लो, इच्छा तुम्हारी है। 3.14 इंटू पाई आर की वैल्यू हो गई 6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 का स्क्वायर, एल की वैल्यू हो गया यानी 25 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो यहाँ से रो जो बनेगा ये बनेगा 7.6 अपॉन में 3.14 इंटू 6 इंटू 10 के पावर माइनस 4। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं माइनस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू कितना बन गया, ये बनेगा 25 इंटू 10 के पावर माइनस 2। तो जरा देखिए, फोकस कीजिए, मैं आगे की तरफ मूव करूँ, इसको यही लिख देता हूँ। तो आपके सामने रो जो बनेगा ये बन जाएगा 7.6 अपॉन में बॉडी 3.14 इंटू 10 के पावर। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, इसकी बेस क्या है, सेम पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 इंटू आपके सामने 6 और 25, 6 और 25। तो रो इक्वल टू बनेगा 7.6 3.14 इंटू 6 इंटू 25 इंटू ऊपर भेज दीजिए 10 के पावर 6। बेटा इसको कटिंग करिए, कटिंग करेंगे तो आपके सामने ऑलमोस्ट क्या बन जाएगा, एक वैल्यू बनेगा 2687 kg पर मीटर। ठीक है, नॉर्मली आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे थे क्या, अभी तक तो डेंसिटी की बात हो गई, अब थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं कि नॉर्मली कौन सा फ्लोट करेगा और कौन सिंक करेगा, उसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए बेटे, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सबस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर पर क्यूब। If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substances float or sink? मतलब कह रहा है कि वो जो सबस्टेंसेस है वो डूबेगा या उस पर तैरेगा, उसकी बात कर रहा है ये। Now just we can solve these questions with the help of your given formula. Just solution given mass of substances is 50 gram. Now the density of water and the what is given here, substances is itna. If the density normally just volume centimeter cube, just we can imagine the unit is centimeter cube. That means just we have given the volume, the value of volume. That means we can take V is equal to 20 centimeter cube. Now we take the density of water is 1 gram per centimeter cube. बच्चों just listen, write the formula. Just we can write by formula rho is equal to mass upon volume, and the rho is equal to mass of substances is 50 and the volume is 20. That means 2.5 gram per centimeter cube. बच्चों just we have the finded value is now 2.5 gram per centimeter cube. What it means, just we have given the value, the density of water is 1 gram per centimeter cube. Now we can consider or just imagine that we have the answered value is 2.5 gram per centimeter cube. Now just we compare these value, just we compare these density with each other. So just we have read already the conclusion, the concept. If the density of water is greater than the density of substances, on that time, listen,
if the density of water is greater than the density of substances, then the object float. If the density of water is less than the density of substances, on that condition, the object or substances will sink into the fluid. Here, density of water is much less than density of substances. So, that is 1 is less than 2.5 now. At that time, so the substances will sink into the fluid. The substances will sink into the fluid. क्लियर है? मतलब कंपेयर करा आपने, कंपेयर करने के बाद आपने ऑलमोस्ट फाइंड आउट कर दिया। तो बच्चों जस्ट अपना यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है। मैंने कंप्लीटली आपको ग्रेविटेशन छोटे छोटे पार्ट में मैंने कंप्लीट करा है। अगर आपको तब भी दिक्कत होता है, जस्ट यू पुट आउट योर क्वेश्चंस एंड मेल मी। ठीक है, आपको कोई डाउट बनता है तो आप बेझिझक आप क्या करिए, मुझे मेल करिए, और मेल करने के बाद मैं आपको क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके। ठीक है, तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।